Hello, my dear students. This is Engineer Walter sir from Innovative and Smart Classes. आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्मार्ट एजुकेशन में यानी कि UASE में स्वागत करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 2024 बिहार बोर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल ये मॉडल सेट है। ये झारखंड बोर्ड के बच्चे भी इसे देख सकते हैं क्योंकि इसमें ये वो सारे चैप्टर्स हैं जो झारखंड बोर्ड में भी आने वाले हैं। चलिए तो इस मॉडल सेट का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इस मॉडल सेट में टोटल 70 क्वेश्चन होंगे और इसमें से आपको केवल 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। NaCl के रवा में एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है। ये समन्वय संख्या से क्वेश्चन है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर से है कि एक आयन को कितने आयन घेरेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 6। ठीक है, यानी कि 6:6 होता है ये सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में, यानी कि एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड और एक क्लोराइड को 6 सोडियम आयन घेरे रहते हैं, इसलिए इसका समन्वय संख्या और इसकी आयनों की संख्या 6 होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर जिंक सल्फाइड का पूछता तो Zn2+ और S2- का तो यहाँ पे हो जाता 4, और अगर CaCl का पूछेगा तो इसका हो जाएगा 8:8 यानी कि 8:8। ठीक है दोस्तों, तो NaCl में होता है 6:6, CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड का होता है 8:8 और जिंक सल्फाइड का होता है 4:4 यानी कि 4। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। दिया सलाई देखे है ना, ऐसे होता है यहाँ पर, इसमें चारों कोर की लंबाई बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती है, लेकिन कोर एंगल जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, और दिया सलाई जो है इन सातों में ऑर्थोरोम्बिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम याद रखेंगे ट्रिक से। C हर, उसके बाद मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, यानी कि C से क्यूबिकल, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, S से हेक्सागोनल, R से रोम्बोहेड्रल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक, यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपको सभी का कोर की लंबाई में संबंध और इंटरफेशियल एंगल यानी कि अंतःपृष्ठीय कोण के बीच संबंध देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है दोस्तों, और ऑर्थोरोम्बिक में A बराबर A0 B एंड B0 C होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह का संबंध आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम का देख लेना है। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से है, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन क्लोज पैकिंग ऑफ एन स्फेयर, एन गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होगी। देखिए, जब भी अष्टफलक रिक्तियाँ पूछेगा तो जितने गोले यानी कि जितने परमाणु, जितने अणु, जितने आयन होंगे उतना ही अष्टफलक रिक्तियाँ बनती है सीमित पैकिंग के अंदर, क्लोज पैकिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो एन गोला है तो एन रिक्तियाँ होगा, लेकिन दो तरह की रिक्तियाँ होती है, एक चतुष्फलक रिक्तियाँ भी होती है। तो अगर चतुष्फलक रिक्तियाँ पूछेगा तो गोलों की संख्या का दोगुना आंसर देना है, यानी कि 2n देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अष्टफलक पूछ रहा है तो अष्टफलक का केवल n गोला होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है, यानी कि जो डेंसिटी है वो किस दोष में कम हो जाती है, क्रिस्टल की घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो दो तरह के दोष होते हैं, फ्रेंकल और स्कॉटकी। तो यहाँ पर फ्रेंकल में घनत्व में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन स्कॉटकी में चूँकि आयन जो है विलुप्त हो जाते हैं तो इससे घनत्व में कमी आती है, यानी कि डेंसिटी डिक्रीज करती है।
तो ट्रिक यही था हमारा, किसका, शॉर्ट की मतलब शॉर्ट यानी कि छोटा करना, तो कम होगा, ये ट्रिक है हमारा याद रखने का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दो तरह के विलयन होते हैं, आदर्श और अनादर्श। तो आदर्श को पहचानने का तरीका यह है कि वैसे विलयन आदर्श होंगे जो समान समूह वाले होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे डी में, इसका आंसर डी ही है, बेंजीन है और यहाँ पे टॉल्विन है। यहाँ पे कोई अंतर नहीं है क्रियाशील मूलक में, लेकिन अगर क्रियाशील मूलक अलग अलग दिया है तो अनादर्श विलयन होगा वो, यानी कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन, ये जरूर याद रखेंगे, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन होते हैं। ये सभी अनादर्श विलयन हैं क्योंकि अलग अलग समूह वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदर्श विलयन में, जो कि दोनों समान समूह है, यानी कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही है, ये कोई अलग अलग समूह वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग समूह वाला है। ये हेलोल्केन है, ये कीटोन समूह का है, इसलिए ये अनादर्श होगा, ये भी अनादर्श होगा, ये भी अनादर्श होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.1 m सांद्रता वाला फॉस्फोरिक एसिड विलयन की सामान्यता यानी कि नॉर्मलता पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो याद रखेंगे नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है N/m, यानी कि n फैक्टर, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या गुने मोलरता। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, तो 3 गुने 0.1 करेंगे, यानी कि आंसर आएगा 0.3। ठीक है दोस्तों, ठीक है, H3 है ना, 3 H+ आयन होंगे ना, 3 H+ आयन होंगे जो यहाँ पे स्थानांतरित होंगे आयनीकृत होकर, और इसमें 3 में गुना कर देंगे सांद्रता को जो दिया हुआ है 0.1, सो आंसर आएगा 0.3। ठीक है दोस्तों, जितना भी सांद्रता दिया है सांद्रता का मान n फैक्टर से गुना करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी तनु घोल के अनुसंग गुणधर्म निर्भर करता है, यानी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है, तो आपको पता ही है कि द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, विलय की कणों की संख्या पर, विलय माने घुल्ले के अणुओं की संख्या पर, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका प्रसरणी दाब सबसे अधिक होगा? तो प्रसरणी दाब जो होता है एक अनुषंग गुणधर्म होता है, पाई बराबर CRT। ठीक है, और इसको हम लोग गुना करते हैं वाट ऑफ पूर्णांक से, आई से। ठीक है, आई जितना ज़्यादा होगा अनुषंग गुणधर्म, यहाँ पर प्रसरणी दाब उतना ही अधिक होगा। तो आई का मान सबसे अधिक देखिए यहाँ पे होगा, आयन की संख्या, एक कैल्शियम आयन होगा और 2 क्लोराइड आयन होगा, यानी कि टोटल 3 क्लोराइड आयन होगा। इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रसरणी दाब कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में होगा। ठीक है दोस्तों, ये आयन की संख्या पर डायरेक्ट निर्भर करता है प्रसरणी दाब, यानी कि कोई भी अनुषंग गुणधर्म विलय की कणों की संख्या पर ही निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रभावित करने पर H2 पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना मुक्त होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पे जो है 1 पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे H+ है, 2 H+ मिलकर बनाते हैं H, 1 मोल H2, तो यहाँ पे 2 H+ का मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 मोल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है 2 मोल इलेक्ट्रॉन का होता है 2 फैराड, लेकिन 1 फैराड दे रहे हैं तो 1 फैराड में कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, यानी कि 11,200 मिलीलीटर होगा। ठीक है दोस्तों, ये होगा आंसर आपका। ठीक है, 2 फैराड में, तो यहाँ पे 2 फैराड में मिलते हैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 फैराड में कितना मिलेगा, यानी कि 1 मोल में होता है आयतन 22.4 लीटर, यानी कि 22,400 मिलीलीटर, तो 1 फैराड में कितना होगा, आधा, यानी कि 11,200 मिलीलीटर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य की घोल के मोलर चालकत्व होता क्या है, कैप M = विशेष चालकता गुने आयतन। तो आयतन जितना ज़्यादा होगा मोलर चालकता उतना ज़्यादा होगा, यानी कि आयतन बढ़ाने से मोलर चालकता, तनुता करने पर क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता क्या होगा,
बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव दिया है +7 0.763 वोल्ट। इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा? तो जब भी ऑक्सीकरण विभव दिया है और अवकरण पूछता है तो अवकरण विभव का फॉर्मूला होता है अवकरण विभव निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो ऑक्सीकरण विभव पहले से प्लस में दिया है तो माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑक्सीकरण अगर प्लस में है तो अवकरण माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोलर चालकता NaCl का मोलर चालकता क्या होता है? कोहलरॉच के नियम के अनुसार जो होता है कि लवण में उपस्थित कैटायन धनायन की चालकता प्लस ऋणायन की चालकता का योग होता है। तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है? द्वितीय सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सके उसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आंसर होगा लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसे पुनः आवेशित कर सकते हैं हम लोग, पुनः रिचार्ज कर सकते हैं, ये द्वितीय सेल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, ठीक है, रेट कांस्टेंट, वो निर्भर करता है अभिक्रिया के तापमान पे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान होता है आपका समय इन्वर्स। ठीक है, समय अगर सेकेंड होगा तो सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शून्य कोटि का होता है मोल लीट इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभिकारक का आरंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्धायु में भी दोगुनी हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर अभिकारक का आरंभिक सांद्रण को दोगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्धायु भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? तो देखेंगे कि अभी यहाँ पर अर्धायु जो होता है, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता बटे बाई 2 ये होता है शून्य कोटि के लिए। तो शून्य कोटि के लिए क्या होगा कि अगर हम प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना कर दें तो अर्धायु भी दुगुना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो ये शून्य कोटि के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो अर्धायु होता है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है 0.693 तो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे पावर वाला शून्य वाला होगा, क्योंकि शून्य का मतलब 1 होता है। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अधिशोषण व घटना है। अधिशोषण में क्या होता है कि पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ के पिंड के अंदर प्रवेश करता है, नहीं, दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा होता है। बिल्कुल, सतह पर कोई भी पदार्थ आकर चिपकता है या जमा होता है तो उसे अधिशोषण कहते हैं। और पूरे पदार्थ के निकाय में पिंड के अंदर प्रवेश करता है तो इसे कहते हैं अवशोषण। ठीक है दोस्तों, जैसे सतह पर रहता है, जैसे धूल केवल सतह पर रहता है तो अधिशोषण, और रसगुल्ला के अंदर चला जाता है तो अवशोषण। ठीक है, अधिशोषण में केवल सतह पर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। प्रेरक क्या है? कैटलिस्ट क्या है? तो कैटलिस्ट देखिए क्या करता है यहाँ पर, अभिक्रिया में साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है, यानी कि जल्द से जल्द साम्यावस्था स्थापित कर देता है, यानी कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाता तो है ही और साम्यावस्था जल्दी आ जाता है अभिक्रिया तेज होने से। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट। लायोफिलिक कोलाइड का स्थायित्व का कारण होता है, तो यहाँ पे कणों का आवेशित होना, कण चार्ज हो जाते हैं इसलिए आवेश यहाँ पे अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। गोल्ड संख्या क्या है? तो गोल्ड नंबर लायोफिलिक कोलाइड से संबंधित है। कोलाइड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 तरह के कोलाइड, लायोफिलिक लायोफिलिक। ठीक है दोस्तों, लायोफिलिक जो पानी में घुलते हैं, लायोफिलिक जो पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे धातु के कुछ अधातु के कोलाइड होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। लायोफिलिक कोलाइड जो घुल जाते हैं जैसे स्टार्च, ठीक है, जैसे घुलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फाइड है उसको सांद्रित किया जाता है। सांद्रण जो है सल्फाइड का किस विधि से होता है? फेन उत्प्लवन से होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे।
केमिकल में सल्फाइड जैसे सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, और कॉपर पायराइड यानी कि सल्फाइड है जो सल्फाइड ग्रुप में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में देखिए सिल्वर का होता है, यानी कि सिल्वर को हम लोग साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, साइनाइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, तब जाकर के सिल्वर अलग होता है, शुद्ध सिल्वर। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रच्छत्र शोधन यानी कि जॉन रिफाइनिंग में सबसे ज़्यादा शुद्ध मिलता है धातु, अल्ट्रा प्योर मेटल मिलता है, अत्यंत ही शुद्ध विशुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं जॉन रिफाइनिंग, इसका अर्धचालक के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है, लोहे के निष्कर्षण में धातुमल जो है कैल्शियम ऑक्साइड को अलग करने के लिए हम सिलिका मिलाते हैं, सिलिका। ठीक है दोस्तों, तो बनता है कैल्शियम सिलिकेट धातुमल। ठीक है, ये स्लैग फ्लक्स, उसके बाद ये होता है हमारा इम्प्योरिटीज फ्लक्स, ये हो गया स्लैग। ठीक है दोस्तों, धातुमल कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह अनुचुंबकीय। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा NO2। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ NO भी अनुचुंबकीय होते हैं, याद रखेंगे दो, NO2 और NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि यहाँ पे बाकी सारे प्रतिचुंबकीय हैं। फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग 15 का फास्फोरस है, तो फास्फोरस 15 में होता है -3 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, और -3 से +5 जाता है, क्योंकि 15 वर्ग है तो माइनस, अब संयोजकता 3 है तो -3, अब वर्ग 15 है तो +5 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है। तो देखिए ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, यानी कि सबसे ऊपर नाइट्रोजन है तो सबसे ज़्यादा अधात्विक है, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फॉर्मिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। फॉर्मिक अम्ल जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये जल जाता है, जलने के बाद क्या होता है, वाटर वेपर और कार्बन मोनोऑक्साइड में उत्पन्न होता है, जैसे कि HCOOH है, और इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल देंगे तो ये H2O बाहर होगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, प्लस CO गैस मुक्त होगा। ठीक है दोस्तों, CO गैस मुक्त होगा। सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर के अणु जो आपको पता है एसिड के रूप में होते हैं, फास्फोरस का P4 होगा, यानी कि होगा अष्टआण्विक ऑक्टेटॉमिक, और फास्फोरस का पूछेगा तो टेट्राटॉमिक। ठीक है, चतुष्परमाण्विक, सल्फर का होगा अष्टआण्विक। नेक्स्ट, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कॉपर का देखिए अपवाद में है ये, इसका हो जाएगा B, यानी कि S में 1 होते हैं और D को 10 कर दिया जाता है। इसी तरह से क्रोमियम का पूछा जाएगा, आप लोग बता देना 3D5 4S1। ठीक है दोस्तों, चलिए लेंथेनाइट तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनाइट एक्टिनाइट का याद रखेंगे, तो लेंथेनाइट का यहाँ पे होता है B, यानी कि ये होगा आंसर, सॉरी B हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये होगा लेंथेनाइट का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, एक्टिनाइट तत्व नहीं है, कौन एक्टिनाइट तत्व नहीं है देखेंगे, खुला याद रखना पूरा श्रेणी, लेंथेनाइट एक्टिनाइट D और F खंड के हैं, ये F खंड के हैं, तो कैलिफोर्नियम नहीं होगा, बाकी सारे जो है एक्टिनाइड हैं, लेकिन ये एक्टिनाइड नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रतिचुंबकीय है, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, और जिसमें युग्मित होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, इसमें पेयर्ड होगा दोस्तों, देखते हैं स्कैंडियम में 3+ है, यानी कि 4s2, स्कैंडियम में से 21 होता है तो 3D1, ये 21 का विन्यास होगा, तो यहाँ से D से भी निकल गए हैं, S से भी निकल गए, यानी कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ये डायटॉमिक होगा, यानी कि प्रतिचुंबकीय होगा। अगर अयुग्मित होते तो पैरामैग्नेटिक होता, अनुचुंबकीय होता। ठीक है दोस्तों, चलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है Fe2+ में, तो Fe2+ का विन्यास यानी कि आयरन का विन्यास होगा 4s2 36, 26 परमाणु संख्या होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि 4 अयुग्मित बच जाएंगे ना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देखो आयरन का ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ पे देखिए जटिल यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था जिसका निकालना है तो उसको X मानते हैं, पोटासियम का हो जाएगा टोटल 3
प्लस, ठीक है दोस्तों, साइनाइड का -1, टोटल -6 हो गया इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू आएगा +3, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सभी लिगेंड हैं, लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रदाता, जिसे हम लेविस भस्म यानी कि लेविस बेस भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, लिगेंड, ठीक है दोस्तों, लेविस भस्म लेविस बेस होते हैं सारे लिगेंड। नेक्स्ट, जटिल आयन का संरचना, देखिए ये इस प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंड क्या होते हैं यहाँ पे, DsP2 प्रसंकरण इसका होगा, और जिसका DsP2 होता है प्रसंकरण, उसकी जो आकृति होती है वो वर्ग समतलीय होती है, वर्गतलीय समतलीय होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर प्लेनर होगा CN 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 CN, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन बी ट्वेल्व में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, शून्य शून्य जो है, जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होता है, तो जीरो डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है जहाँ पे सारे डाइपोल एक दूसरे को निष्क्रिय कर दे, उसका डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट जो है वो शून्य हो जाता है, जैसे कि CCl4, ठीक है, सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं डाइपोल एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये चारों का रिजल्ट शून्य है, ठीक है दोस्तों। परिणाम टोटल शून्य आ रहा है, इसलिए CCl4 में आपका जीरो डाइपोल होगा, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह के जितने भी अणु हैं सभी का शून्य होगा इस तरह के। और निम्नलिखित में कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां नंबर, 41वां नंबर में जेम डाइहैलाइड, जेम मतलब एक ही कार्बन पे जाम हो जाएगा हैलोजन, एक ही कार्बन पे दो दो हैलोजन होगा तो जेम, और दोनों पे अलग अलग होगा तो दो अलग अलग कार्बन होगा तो विसिनल डाइहैलाइड, ये विसिनल है, जेम पूछ रहा है तो जेम में ये होगा, ठीक है दोस्तों, एक ही कार्बन वाला जेम, दो अलग अलग होगा तो विसिनल, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किससे क्लोरोफॉर्म बनता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें चाहिए अल्फा मिथाइल वाले अल्कोहल, तो अल्फा मिथाइल वाले अल्कोहल कौन है, प्रोपेन-2 होगा, अल्फा मिथाइल कीटोन बनाएगा ये, और अल्फा मिथाइल कीटोन ही क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा प्रोपेन-2, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में होता है, तो अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमें सभी यूज़ कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्केन से, फ्री रेडिकल से, एल्किन से, एडिशन, संयोजन अभिक्रिया से, अल्कोहल से, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन से, यानी कि सारे से हम बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है, द्वितीय अल्कोहल कौन होगा, जिसमें 2 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है दोस्तों, 2 डिग्री कार्बन, यानी कि वह कार्बन जिससे दो अलग अलग कार्बन जुड़ा है वो 2 डिग्री होगा, यानी कि ये हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे OH लगा हुआ है और फिर ये कार्बन अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन-2, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल का पहचान है, प्रोपेन-2 2 ऑल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज अल्कोहल, अनाज ग्रेन अल्कोहल किसे कहा जाता है, इथाइल अल्कोहल को कहा जाता है, इसे स्प्रेड भी कहते हैं, याद रखेंगे, इसे अनाज अल्कोहल भी कहा जाता है, अनाज से प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से अभिक्रिया का निम्नलिखित में से कौन अल्केन बनाता है, तो अल्केन बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से कराते हैं तो बनता है अल्केन, ठीक है दोस्तों। चलो बहुत अच्छा, अभी देखो यहाँ पे अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर रोजनमन अभिक्रिया होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसे अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, ये आपका रोजनमन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, इसे अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे क्लोरीन जो है हाइड्रोजन की तरफ प्रतिस्थापित हो जाता है, जिससे यहाँ पे एल्डिहाइड समूह बनता है, यानी कि एल्डिहाइड बनता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, जैसे अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड क्या कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिड बनेगा, सिंपल है कि नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, और 49 नंबर क्वेश्चन, कनिजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और जिसमें होते हैं वो अल्डोल कंडेंसेशन देता है, अल्डोल संघनन देता है, ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये।
तो एसिटल्डिहाइड में देखिए अल्फा हाइड्रोजन होता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड में नहीं होता, बेंजल्डिहाइड में नहीं होता, ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड में भी नहीं होता। यानी कि तीनों यानी कई यारों अभिक्रिया देंगे लेकिन एसिटल्डिहाइड नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूरोट्रॉपिन निम्नलिखित में से किसके अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? तो किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे तो यूरोट्रॉपिन नाम का एक यौगिक प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो यूरोट्रॉपिन नाम का एक यौगिक बनता है जो विस्फोटक पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप देखेंगे क्या होता है ये। ठीक है, यूरोट्रॉपिन। यूरोट्रॉपिन देखिए, ये यूरोट्रॉपिन है हमारा। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन यूरोट्रॉपिन में बना है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अल्कोहल का अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से कराने पे बनता है अल्केन, याद रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम का याद रखेंगे, ये संबंध कोर की लंबाई और इंटरफेशियल एंगल के बीच संबंध। ठीक है दोस्तों, इसे जरूर याद रखेंगे, समन्वय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है? ईस्टर को व्यक्त करने वाला कौन है? ईस्टर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बी होगा, ये ईस्टर समूह है। अच्छा, ये कौन है? ये है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक समूह है, ये है कीटोन और ये है ईथर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ईस्टर पूछ रहा है तो ईस्टर के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल एक अम्ल है और अम्ल की अभिक्रिया अगर क्षार से करा दे तो लवण और जल प्राप्त होगा और ये क्षार से कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होगा। जबकि फॉर्मल्डिहाइड अब अम्ल है नहीं तो फॉर्मल्डिहाइड तो अभिक्रिया करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा फॉर्मिक अम्ल से, तो ये पता चल जाएगा। तो ये अभिक्रिया सही होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल देखिए, यहाँ पे सभी तो अम्ल ही हैं लेकिन प्रबल कौन होगा? तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापित हैलोजन होंगे, तो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापित हैलोजन इसमें है ना। देखिए, ये सबसे ज़्यादा प्रबल होगा। यहाँ से हाइड्रोजन H+ आयन जल्दी मिल जाएगा, तो जो H+ आयन दे देता है ना वो जल्दी देता है ना, वो प्रबल होता है। ठीक है दोस्तों, और जो H+ देता है वो तो अम्ल होता ही है, जो जल्दी देगा वो प्रबल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से कौन प्रबल अवकारक है? अवकारक पदार्थ कौन होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे याद रखेंगे मिथानोइक अम्ल अवकारक पदार्थ है। मिथानोइक अम्ल सबसे स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन प्रदान करता है ना उसे अवकारक बोलते हैं। तो हाइड्रोजन प्रदान सबसे ज़्यादा जल्दी कौन करेगा? मिथानोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये अवकारक होगा। 55 का कह रहा है, 55 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों के सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अवकृत किया जाता है? यानी कि रिड्यूस टू अल्कोहल, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, अवकारक पदार्थ पूछ रहा है जो सबसे प्रबल होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा प्रबल अवकारक है। ऐसे तो सभी अवकारक ही हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रबल अवकारक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल में अवकृत करता है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत जल्द हम लोग पूरा करने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस बनाएंगे। बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे और पैसेंसली आप देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से सेकेंडरी अमीन कौन है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो समझिए कि आना ही है। द्वितीयक अमीन कौन है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तो लवण है अमीन का। द्वितीयक अमीन यानी कि वह नाइट्रोजन जिससे दो अलग अलग कार्बन जुड़े हों, अल्काइल समूह जुड़े हैं, वो द्वितीयक होता है। द्वितीयक अमीन है, प्राइमरी है। ये तृतीयक अमीन है। द्वितीयक पूछ रहा है तो द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी अमीन ये होगा, ये तृतीयक होगा, ये प्राइमरी होगा। ठीक है, ये क्वाटरनरी होगा, यहाँ पे लवण है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये बहुत ही फेमस है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये ए है और ये जहरीला होता है और इसी का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है दोस्तों, आइसोसाइनेट, ये मिथाइल साइनेट है, ये आइसोसाइनेट है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में किसके संलयन से प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है? तो प्राइमरी एमीन बनाने के लिए हमें लेना होता है अल्काइल आइसोसाइनाइड और इसका जलयोजन कराने पे बनाता है प्राइमरी एमीन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, ये अमाइन चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण क्या होगा? तो अमीन में देखो, यहाँ पे अमीन में क्या होता है कि NH2 समूह होता है ना अमीन में, और इसका कह रहा है कि नाइट्रोजन का प्रसंकरण बताना है। यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर एक सिग्मा हो गया
और यहाँ पे एक इधर से होता है एक सिग्मा, तो एक सिग्मा और 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 सिग्मा, 2 3 और एक लोन पेयर, टोटल सिग्मा हो गया 4 प्रसंकरण sp3 होगा। ठीक है दोस्तों, प्रसंकरण sp3 होगा। देखिए एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड होते हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है दोस्तों, sp3 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हाइब्रिडेशन कह रहा है सुक्रोज के जलियांश से प्राप्त होता है। सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये तो कंफर्म आएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, यहाँ पे टूटता है तो मिलता है। ठीक है दोस्तों, सुक्रोज का फार्मूला भी याद रख लेंगे, C12H22O11, और इसका अपघटन करने पे और किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। एंजाइम जो है यहाँ पे इन्वर्टेज इस्तेमाल होता है और ये मिलता है हमें C6H12O6 ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज का भी फार्मूला यही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्कॉर्बिक हमने क्या है, तो विटामिन सी को बोलते हैं ना, विटामिन सी को स्कॉर्बिक हमने बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सेल के आनुवंशिक चरित्र को दर्शाता है। सेल के आनुवंशिक गुणों को कौन कैरी करता है, तो यहाँ पे डीएनए होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड है, और आरएनए तो प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है ना, तो ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, साबुन है, साबुन क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है, द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ये, सोडियम लवण का, ठीक है, सोडियम लवण है ये, उच्च वसा अम्लों के लवण है ये, सोडियम और पोटेशियम का उच्च वसा अम्ल का लवण होता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम स्टीरेट, सोडियम पाल्मिटेट, ये साबुन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा साबुन का द्वितीयक उत्पाद भी पूछता है, तो याद रखेंगे ग्लिसरॉल, यानी कि ग्लिसरीन होता है, साबुनीकरण के द्वारा साबुन बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गोलक है, प्राकृतिक गोलक प्रोटीन है, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, ये सब प्राकृतिक गोलक के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बाकी सब जो है प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, मानव निर्मित है, और बहुलक के जो है एकलक जरूर याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए सह बहुलक क्या है, सह माने क्या होता है कि दो अलग अलग एकलक वाले बहुलक, तो जैसे नायलॉन 66 में क्या होता है ना कि दो अलग अलग एकलक इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन होता है, तो हेक्सामिथाइलिन डाइमीन होता है और एक होता है एडिपिक एसिड, तो दो अलग अलग एकलक से बने हुए और संघनित होकर बने हुए बहुलक को सह बहुलक बोलते हैं, और दो समान एकलक वाले एक समान एकलक से बने हुए बहुलक को बोलते हैं समबहुलक। ठीक है दोस्तों, तो सम और सहबहुलक में अंतर जरूर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नायलॉन 66 आंसर होगा कोपोलीमर का, और एक होता है होमोपोलीमर। ठीक है दोस्तों, संघनन बहुलकीकरण का उत्पादन क्या है, बहुलीकरण का उत्पाद क्या है, यानी कि आपको देख रहा है संघनन यानी कि कंडेंसेशन, कंडेंसेशन किस में होगा, जिसमें दो अलग अलग एकलक होंगे, यानी कि नायलॉन 66 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बाहर निकलते हैं कल संघनित होकर जल के अणु या अमोनिया के अणु, तो ऐसे प्रक्रिया को कहते हैं संघनन बहुलीकरण, और इससे बने हुए बहुलक को कहते हैं संघनन बहुलक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है। एंटीपायरेटिक जो होता है ना, दर्द बुखार को कम करता है, बुखार को कम करता है, पैरासीटामोल होगा। ठीक है दोस्तों, जबकि ये देखिए ये जो हमारा मलेरिया एंटी मलेरियल है, ये एंटीबायोटिक है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, दवाई बहुत अच्छा दवाई है सब। टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है, टाइफाइड में, टाइफाइड जो है सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये देखिए मियादी बुखार भी बोलते हैं इसे, और इसकी दवाई के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक जो है यहाँ पे क्या होगा, तो एंटीबायोटिक जो है यहाँ पे क्लोरमफेनिकोल होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, ये एंटीबायोटिक सबसे बड़ा एंटीबायोटिक जो है अलेक्जेंडर ने बनाया था, पेनिसिलिन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी ना, ये देखिए इससे पहले पूछा गया था, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये यही था। ठीक है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसी की वजह से करीब 2000 से ज़्यादा लोग मर गए थे इस हादसे में। ठीक है दोस्तों, जो यूरेनियम कार्बाइड जो प्लांट था उस फट गया था, और फटने से गैस स्रावित हो गया था, तो वहाँ के मजदूर और वहाँ के रहने वाले लोग आसपास के जो है भोपाल के मर गए थे। ठीक है दोस्तों, जहरीला गैस होता है ये। गैमेक्सिन कीटनाशक है, गैमेक्सिन के साथ साथ DDT भी कीटनाशक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो गैमेक्सिन है इसका फार्मूला होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6,
ये फार्मूला होता है इसका C6H6Cl6। ठीक है दोस्तों, कीटनाशक है। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनल ट्राइक्लोरोइथेन होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करेंगे, और अगर मुझे ये मेहनत अच्छा लगे, मेरा ये मेहनत आपको अच्छा लगे, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।